बच्चों, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये जरूर चलता है कि भाई उस एग्जाम की प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम उस एग्जाम को टारगेट करें। तो कैसा रहे कि आपके ही साथी से हम आपकी बात करवाएं जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दो आपके साथी आज आए हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है एनडी 2024 के लिए। तो उनसे हम जानेंगे आज कि एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद साथियों, तो हमारे साथ में निशांत और धर्मपाल जिन्होंने अभी एनडी 2024 की सेकंड इनटेक की रिटन क्वालिफाई जो है एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा तैयारी करने के लिए, इन्होंने किस तरीके से अपनी एनडी की तैयारी करी है, किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई, जो कि आपके साथ में शेयर होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आप इन्हीं कैटेगरी के होंगे, एनडी की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपके पास में वो प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं अगर बोलूंगा, कोई भी टीचर आपसे बोलेगा, तो हो सकता है उसमें आप बिलीव कम करिएगा। हो सकता है ये भी कि जो आपके साथी है ना, उनके एक्सपीरियंस से आप उन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाओ। तो सबसे पहले आप निशांत और धर्मपाल अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला हूं और मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं। और मैंने अपने इंटर की परीक्षा MDIC कांट मुरादाबाद से पास की है, जिसमें मेरे 92% थे और जभी से मैं एनडी की तैयारी कर रहा हूं। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं बरेली जिले के एक गांव मतलब करमपुर गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना 12th 2022 में पास आउट किया और जिसमें मेरे 85 मार्क्स थे और आफ्टर 12th मैंने अपने एनडी की जर्नी स्टार्ट की थी। अच्छा, मतलब आपने अपेयरिंग में मतलब एनडी के लिए सोचा नहीं? नहीं सर, मैंने अपेयरिंग में सोचा, आपने। लेकिन एग्जाम जब हुआ, जब 12th के एग्जाम हो गए। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, जैसे कि आपने एनडी की तैयारी शुरू करी, आपके पास में तो और भी ऑप्शन थे, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, यस, एयरफोर्स है, या और भी एग्जाम है। आपने एनडीए को ही क्यों चुना? आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें आई, या किससे आप मोटिवेट हुए, या क्या आपके पास में कोई रोल मॉडल रहा होगा उसके लिए जिससे आपने एनडी की तैयारी शुरू करी? मैंने सर बेसिकली मेरा जो मतलब 12th तक जो एम था वो पहले मेरा यूपीएससी का एम था कि यूपीएससी क्लियर करना है। बट 12th के बाद मतलब सबसे कम मतलब उम्र की जो अच्छी पोस्ट है और मतलब मेरे गांव में कोई डिफेंस में मतलब अभी तक गया नहीं है। और गांव में ये भी होता है कि मतलब एनडीए को क्रैक करना बहुत हुआ माना जाता है कि क्रैक नहीं हो सकता। हाँ जी। वो उसको मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं इसको क्रैक कर लूंगा तो मेरे गांव के लोग इंस्पायर होंगे, तो शायद वो भी डिफेंस में जाएंगे। और मैंने डिफेंस में भी मैंने फ्लाइंग ऑफिसर इसलिए चूज किया क्योंकि जब भी मैं जैसे वॉर देखते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द जो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, मतलब उनको फाइट जब मैं लड़ते देखता हूँ तो मेरे अंदर से भी आता है कि काश मैं भी मतलब फाइटर जेट के थ्रू अपने देश के लिए मतलब रक्षा करूँ। ये मेरे मतलब मोटिवेशन है मेरे लिए जी। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आपके गाँव में कोई डिफेंस में नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप खुद ही रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने गाँव में। तो मतलब आपका कोई रोल मॉडल नहीं है फिलहाल, और आपके माइंड में चीजें आई। अच्छा, बढ़िया सोच रही है कि एक ऐसी ही जॉब है एनडीए जो कि आपको डायरेक्टली जो आपको रिकमेंड करती है ऑफिसर्स के लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो या नेवी हो। ठीक है, तो सिमिलरली सर मेरे गांव में भी मिथ्स, सभी गांवों में मिथ्स ही बन गई है कि कोई भी बच्चा एनडीए की तैयारी गांव का तो जा ही नहीं सकता उसमें। और सर ऐसे ही मेरे गांव में भी कोई डिफेंस वाला बंदा नहीं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो शायद मेरे गांव के भी इंस्पायर होकर इस चीज में जाएं। और यही सर, मैं भी जैसे मैं बताऊं, मेजर शैतान सिंह थे एक, तो सर जब वे चाइना से 1962 में लड़ रहे थे तो उनकी 120 जनों की टोली और सामने 3000 सैनिक, और वे अकेले ही अपनी टोली को लेकर उनसे भिड़ गए। और जब वे शहीद हुए थे ना, शहीद तो हो गए थे, उन्होंने कम से कम 1800 से ज्यादा सैनिक चीन के मार दिए थे। और जब वे शहीद हो गए थे ना, तो चीनी सैनिक इतने डर रहे थे कि उनकी लाश के पास भी नहीं जा रहे थे, इतना खौफ बैठा दिया था मेजर शैतान सिंह ने। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिफेंस सेक्टर में अलग ही रुतबा देती हैं आपको। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक ओहदा जो होता है, अदर गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है ना, तो डिफेंस की जो जॉब है ना, वो जॉब नहीं है, वो एक इमोशंस हैं जो हर एक भारतवासी, जितने भी हमारे युवा है ना, उनके पास में होना चाहिए वो इमोशंस। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मेजर शैतान सिंह से उस तरीके से जुड़े, देखा, जाना, उनके बारे में सोचा भी। तो एक क्वेश्चन जैसे ये बनता है, आपने ये चीजें तो आपने बताया कि एनडीए में किस तरीके से मैं जुड़ना चाहा और आप जुड़े भी। आपकी तैयारी का क्या मतलब तरीका रहा है? जैसे आपने एनडी की तैयारी करी, तो किस तरीके से एनडी की तैयारी करी?
सर सबसे पहले तो सर जब बंदा 10th से 11th में आता है जी, तो मैथ का मतलब कि स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो बंदा उससे बच्चा घबरा जाता है। तो यही हमने 11th का मैथ तो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 12th में जाते जाते रिकवर हो गया, तो 12th का मैथ बहुत अच्छा हुआ। तो जब एनडीए का एग्जाम आया और 12th के पेपर के बाद जो रिजल्ट का टाइम बचता है उसके बीच में मेरा 12th का मैथ पहले अच्छा था, वो तो रिवाइज कर लिया और 11th का फिर से पढ़ लिया, तो उससे काफी मदद मिल गई। जी, सेम मेरा रहा है। मतलब मेरा जो 11th और 10th था वो कोरोना काल में भी था, तो 11th का मैथ में ज्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ, मेरे को 2022 का सेकंड अटेम्प्ट देना था, तो मैंने 12th तो अच्छे से कर रखा था। 12th में तो मेरे 96 मार्क्स थे, वो तो मतलब बढ़िया से किया। 12th और 11th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट है वो पेपर में फंसते हैं। ये तो है, अगर आप 12th मतलब 12th और इंटर वो जो मतलब आपका 12th और 11th है वो अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपको एनडीए में दिक्कत मैथ में आनी नहीं है। मैथ की वैसे कट ऑफ तो कम जा रही है, हर साल देख रहे हैं जैसे कि कट ऑफ मतलब टफ होता जा रहा है। हाँ, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कट ऑफ भी डाउन जा रही है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने बोला कि एनसीईआरटी कवर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो आपके एग्जाम में सेट होता होगा। एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक रूल हैं, वो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाओगे उनसे, लेकिन क्या आप एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आप अपने जूनियर को भी कोई सजेशन देना चाहोगे तो क्या एनसीईआरटी प्रेफर करोगे उनको? सर मतलब अगर आपको अपना जो बेसमेंट अगर अच्छा करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी एक बार पूरी एनसीईआरटी मतलब करी थी, पूरी एनसीईआरटी बढ़िया से। और क्या है, एक बार आप मैथ के कंसेप्ट क्लियर कर लो बस, जैसे कि किसी भी टीचर को आप जिससे मतलब पढ़ते हो उससे अच्छे से मैथ के सारे चैप्टर कर लो, या आपको अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, आपका गेट बहुत अच्छा है तो आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो मतलब जो मेजर कोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से कवर कर लो, जिसने मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। और जैसे जब प्रैक्टिस हो जाए फिर मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो, जैसे चैप्टर वाइज हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, ये देना स्टार्ट कर दो, तो स्कोर आपका अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। और सर अगर आप मैथ में टॉप स्कोर करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी के हो गए जो आप 11th 12th में पढ़ते भी हैं, और फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने तो आपसे ही पढ़ा था, क्योंकि सर आपने तो इतनी बार पढ़ाया, पहले मतलब थ्योरी, फिर प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यू, और फिर लास्ट में मैराथन ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही मजा कर दिया। अच्छा, मतलब नहीं मिले लेकिन उनका कंसेप्ट बहुत मिला था पेपर में हमारे, मतलब जो मैराथन के आपने क्वेश्चन कराए उनका कंसेप्ट पेपर में मिला था हमें। क्वेश्चन तो मतलब वैसे भी रिपीट होते हैं सर, यूपीएससी वैसे भी कॉन्सेप्ट तो वही होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, और फिलहाल अगर आपसे एक मेरा कॉमन डाउट है जो हर एक बच्चों का डाउट रहता है कि मैथ्स को जो एक तरीके से देखा जाता है ना, एक बहुत बड़े मॉडल पे देखा जाता है कि मैथ्स मुझसे जो है ना वो क्रैक होने में वो कहीं ना कहीं डगमगाते हैं, जबकि देखा जाए ना तो बहुत कट ऑफ कम जाती है मैथ्स की। अगर आप 35 to 40 क्वेश्चंस भी अप्रोच कर पाते हो ना आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस में, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो जैसे आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे मैथ्स में? जैसे बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डर भरा हुआ है ना कि मैथ्स नहीं हो पाती है, तो क्या इनका सजेशन रहेगा? सर जिनका मैथ्स वीक है उन्हें तो मैथ्स रेगुलर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ में ही कट ऑफ नहीं कर पाओगे तो जीएटी का फायदा ही क्या। बिल्कुल। तो मैथ रेगुलर पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 घंटे तो मैथ को देने चाहिए, और जो 6 दिन में पढ़ा वो 7वें दिन सारा रिवाइज नहीं करोगे तो वो सारा चला जाएगा पीछे का। समझ गया, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस तो होनी चाहिए लेकिन साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे फिर दिमाग से। अगला चैप्टर ये मॉक, आप जैसे आपने प्रैक्टिस बताया, तो जब आप मॉक देते हो ना किसी का, किसी भी एग्जाम की बात कर लें, आपने इंडिया का मॉक दिया, तो क्या आपने, जैसे बच्चे डरते हैं, जैसे मॉक तो दे देते हैं आप लोग, जैसे मैं हमेशा आपको क्लास में बोलता हूँ या क्लास में या प्रैक्टिस क्लास में या मॉक के सेशन में भी आपसे बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो ना, आप एक बार अपने आप को रीचेक कर लो। रीचेक करने का मतलब है, एक सबसे बोरिंग वर्ड है एनालिसिस, जो कोई बच्चा नहीं करता है। एनालिसिस जो करता है ना वही टॉपर होता है। मतलब टॉपर का मीन्स ये है कि वो एग्जाम कहीं ना कहीं क्वालिफाई करता है और वो सिक्योर हो जाता है उस चीज में। तो एनालिसिस करना उतना इंपॉर्टेंट है। आपने किया भैया, अपने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैथ्स में अच्छे खासे आपके नंबर हैं, तो क्या उसका रोल रहा? मैंने तो सर मॉक टेस्ट जैसे मैं देता था तो उसका एनालिसिस कैसे करता था,
सिर्फ मेरे को वो क्वेश्चन देखना है जिससे मेरे जैसे कि मैंने कैलकुलस पढ़ लिया, फिर भी मेरा कोई ऐसा कंसेप्ट आया जो मेरा मतलब मेरे से छूट गया था थ्योरी में, लेकिन मॉक टेस्ट में मिल गया, उस कंसेप्ट को नोट कर लिया। जैसे कि नए नए कंसेप्ट मिले उनको नोट कर लिया। अब 3 दिन बाद मैं चौथे दिन उसका रिवीजन करता था मॉक टेस्ट का, और मैंने लास्ट के कम से कम 1-1.5 महीने से सिर्फ मॉक लगाए थे बस, और कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैं लास्ट टाइम तो बिल्कुल नया नहीं पढ़ना, बस उसी का रिवीजन करना है जो हमारी कमियां रही हैं, क्योंकि सर पेपर में अगर हमारी कमियां कवर हो गई तो सर हम आराम से पेपर क्लियर कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप जैसे आज आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब डेली रूटीन का जो काम है ना, उससे एक स्टैंडर्ड वर्क नेक्स्ट टाइम बढ़ाओ, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपका काम हो पाएगा। आपने कोई बैच खरीदा था क्या? मैंने सर ND1 2024 के लिए RW से बैच खरीदा था। सर मैंने तो सेल्फ स्टडी की, क्योंकि सर तुमने यार घाटा करवा दिया RW का। नहीं सर, आपने YouTube पे इतना कंटेंट दे दिया था तो मुझे लगा बैच खरीदने की। मेरे सर कुछ चैप्टर रह गए थे ना, मतलब जैसे कि मैंने 11th में नहीं पढ़ा, कोरोना काल में बीता, मेरा 11th स्टार्टिंग में बहुत कमजोर था, तो मैंने मतलब आपसे जब आपने थ्योरी कराई थी उसको अच्छे से कर लिया। उसके बाद थ्योरी जब मेरी एक बार कंप्लीट हो गई, फिर भी मैंने अभी जो लास्ट ये वाला अटेम्प्ट दिया 2024 का सेकंड वाला, इसमें भी मैंने कम एटलीस्ट मैंने 5 चैप्टर छोड़ दिए थे जो मेरे को लगे कि ये एक आधा क्वेश्चन आता है और इतने इंपोर्टेंट, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसका मेजर पोर्शन है, जैसे कैलकुलस हो गया, समथिंग 30 क्वेश्चन अप्रोक्स आते ही हैं उससे, वो कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, उससे 20 क्वेश्चन रहते हैं। मेजर अलजेब्रा कर लो, अगर आप 2-3 सेक्शन भी जो मेजर है, समथिंग 3-4, जैसे अलजेब्रा पूरा कर लो, ट्रिग्नोमेट्री पूरी, कैलकुलस अगर आप इतने भी कर लो 30 to 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कट ऑफ करने के लिए हमें चाहिए 35 क्वेश्चन है। बिल्कुल कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाएगी। अगर जो मतलब बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा है वो आराम से पहली बार में कट ऑफ क्लियर कर सकता है, अगर वो मतलब बेसिकली पढ़ के फिर मॉक टेस्ट दे और प्रैक्टिस करे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बहुत जरूरी, कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, अगर आप ये करेंगे लगातार तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ND कोई इतना बड़ा हुआ नहीं जैसे बना रखा है कि मैथ इतना टफ आता है, और अब तो लेवल सर जैसे कि इस बार का लेवल थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी रहा लेवल। और सर ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसी चीज है, अगर आप उसमें पकड़ बना लेते हैं तो ना कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के बल्कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, अलजेब्रा में खुद ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री बीच में आ जाती है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, मतलब उनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यूज होता है। यस सर, एक तरीके से ये वही सेम चीज है ना कि प्रैक्टिस और रिवीजन, और साथ साथ थोड़ा सा अपना आपको एनालिसिस जरूर करिए किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। आपसे फाइनल क्वेश्चन यही है कि आप अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को क्या सलाह देना चाह रहे हैं? सर जो बच्चे अभी 11th और 12th में हैं वे तो अपने मतलब कि डेली रूटीन के साथ साथ पढ़ाई में NCERT पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर बाद में उसका किसी भी टीचर से रिवीजन करके आपका ND क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं इनके जो एक्सपीरियंस रहे होंगे, इनसे आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, जो आप अपने माइंड में ये थॉट बनाए रखे हो कि नहीं, ND थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जाम का काम करता है कि भाई उसके क्वेश्चंस बहुत हार्ड आते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई, इन्होंने 11th की बात करी, 12th की बात करी, तो ओवरऑल एक कंक्लूजन जो निकल के आता है ना, वही निकल के आता है कि आप अगर 11th और 12th में हो तो सबसे पहले तो आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। दूसरी बात कि PYQ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस पे अच्छा सा कमांड रखो आप, और आपका एग्जाम सिक्योर बढ़िया तरीके से निकलेगा, और कहीं ना कहीं अच्छे खासे नंबर भी आप गेन कर पाओगे, टॉपर की सूची में भी आ सकते हो। तो चलिए फिर ऐसे ही सेशन के साथ में मिलते रहेंगे आपसे। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार।